हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आए स्टूडेंट एक्सीलेंस फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022 करंट क्लास 11th स्टूडेंट्स 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट इंडिया टॉप एजुकेटर्स जैसे मनोज चौहान सर हैं, पीयूष माहेश्वरी सर हैं, ब्रजेश जिंदल सर हैं, ये इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप आगे देख सकते हो एज फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022 करेंट क्लास 11th स्टूडेंट्स 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। यहाँ पर भी यही टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, और ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ बच्चों स्पार्क 2.0 बैच भी अर्ली क्लास 11th एंड जेईई मेन एंड एडवांस स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2023 में देने वाले हैं, ठीक है। और ये बैच बच्चों 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो बंसल क्लासेज हैं इंडियाज़, मतलब आपने कोटा का नाम सुना होगा, कोटा के बंसल क्लासेज हैं, ये वहाँ के टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों। और MCQ 2.2 बैच भी आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ओके, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये पेज शो होने लगेगा एज फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022। और 28 दिसंबर से जो शेड्यूलिंग है बच्चों आप यहाँ पर देख लेना पूरी 28, 29, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। और कैसे बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गेट सब्सक्रिप्शन पर बच्चों आप क्लिक करोगे, जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बच्चों आपको ये पेज शो होने लगेगा। फिर आपको सिलेक्ट प्लस करना है बच्चों। जैसे आप सिलेक्ट प्लस करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का फीस 7,000 है, 3 मंथ का 17,500 है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर हैव अ रेफरल कोड में हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज रेफरल कोड यूज करोगे, बिल्कुल भी गैप आपको नहीं देना है। स्मार्ट स्टडी क्लासेज, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी क्लासेज जैसे ही बच्चों आप डालोगे और अप्लाई करोगे तो बच्चों आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको 1 महीने के लिए केवल 6300 रुपये पे करने हैं। उसी प्रकार से आपका 10% डिस्काउंट हर एक जगह कम हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों आप सभी को पता है कि सरफेस केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो हमारा समाप्त हो चुका है। उसमें केवल एक लेक्चर रह गया है बस, ठीक है, जो कि आज समाप्त हो जाएगा। टेंशन मत लो, शाम को उसी की वीडियो आने वाली है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चंस को कराते हैं बच्चों जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट टाइप हो, वेरी शॉर्ट टाइप हो, हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कि इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट की वीडियोस को बच्चों जरूर देखा करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। और एक बात और बच्चों, आज शाम को आपका टेस्ट होने वाला है हिंदी का। हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न आज पूछे जाएंगे आप सभी से शाम 5 बजे, तो टेस्ट देना मत भूलना। स्मार्ट स्टडी क्लासेज आप डाउनलोड कर लो, 10 से 15 क्वेश्चन होंगे टेस्ट में जो आप सभी को देने होंगे। और जो बच्चा 5 मिनट के अंदर टॉपर बनेगा उसको हम सम्मानित भी करेंगे, जो भी छोटा मोटा प्राइज होगा वो दिया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्प्रेरकों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में परिवर्तित नहीं होता, ये तो सत्य है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, ये गलत है। उत्प्रेरक कभी भी किसी भी रिएक्शन को प्रारंभ नहीं कर सकता है। तो यही पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बच्चों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य को परिवर्तित नहीं करता। कभी कभी अभिक्रिया के संदर्भ में उत्प्रेरक बहुत ही विशिष्ट होते हैं। तो सारे ऑप्शन सही हैं केवल सेकंड वाले को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का जो इफेक्ट है वो क्या परिवर्तित करना होता है? मतलब उत्प्रेरक का जो प्रभाव है वो साम्य सांद्रता को परिवर्तित करना होता है, सक्रिय ऊर्जा को, अभिक्रिया ऊष्मा या फिर अंतिम उत्पाद। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में उत्प्रेरक का जो इफेक्ट होता है वो सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित करना होता है, सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित करना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा बच्चों, सक्रिय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक जो कैटालिस्ट है वो क्या काम करता है? देखो उत्प्रेरक के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि उत्प्रेरक क्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है, ये तो राइट है। अभिक्रिया की ऊर्जा घटा देता, नो। अभिक्रिया की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं डालता, नो। अभिक्रिया की, ये बच्चों सारे ऑप्शंस गलत हैं, केवल ए ऑप्शन एकदम सही होगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। अगर यहाँ पर वेग, ऊर्जा की जगह वेग होता तो ये भी राइट ऑप्शन हो जाता, बट यहाँ पर ऊर्जा दे रखी है बच्चों, ना कि वेग। अगला क्वेश्चन है चौथा, किस प्रकार की जो मेटल्स हैं, किस प्रकार की जो धातुएं हैं बच्चों वो प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं? और ये प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड करके खुद इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना, ठीक है बच्चों। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने कोई नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों नहीं उठाया क्योंकि हमें पता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए टाइम कम बचा है। तो आप ये क्वेश्चन सारे जरूर तैयार कर लेना। तो देखो किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती बच्चों? क्षार धातुएं, नो। संक्रमण धातुएं राइट आंसर है। जो संक्रमण धातुएं होती हैं बच्चों वो प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं, तो हमारा बी ऑप्शन एकदम सही जाएगा, संक्रमण धातुएं।
जल गैस से, वाटर गैस से अगर हमें मेथिल अल्कोहल बनाना है तो इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, जो उत्प्रेरक है बच्चों, वो कौन सा है? तो बी ऑप्शन, CuO प्लस ZnO प्लस Cr2O3, मतलब इन तीनों का मिक्सचर काम करता है अगर हमें वाटर गैस से मेथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है बच्चों CH3OH, अगर इसको बनाना है तो बच्चों हमें ये कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी विलायक में परिक्षिप्त पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की परास में है तो विलयन कैसा होगा? देखो आप सभी को मैं इनके जो सीमा होती है, जैसे निलंबन की सीमा क्या है, वास्तविक विलयन की क्या है, कोलाइड विलयन की क्या है, संतृप्त विलयन की क्या है, इनकी सभी की परास लिखा चुका था, रेंज लिखा चुका था। जैसे वास्तविक विलयन की क्या होती है? 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर व्यास। निलंबन की बच्चों को आप सभी को पता हो 1 × 10⁻⁴ से 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर व्यास होता है। कोलाइड विलयन का 1 × 10⁻⁷ से 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर व्यास होता है। और बच्चों ये एंगस्ट्रॉम में है तो 50 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। अगर बच्चों में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आप सभी को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर? 100। तो यहाँ से बच्चों 2 पावर और कम हो जाएंगी, तो 50 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर बचा। बच्चों अगर मैं यहाँ 5 के बाद पॉइंट लगा दूँ तो 1 पावर हमारी और कम हो जाएगी, मतलब 5 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो गया। लगभग बच्चों ये किसके इक्वल पहुँचा? कोलाइड विलयन की। और रेंज दे रखी है इतने से इतने तक। 2000 एंगस्ट्रॉम को भी बच्चों अगर आप चेंज करोगे तो वो 10⁻⁴ तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है कोलाइड विलयन। ये कोलाइड विलयन की रेंज दे रखी है 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोहरा जो है मैं आप सभी को बता चुका हूं बच्चों, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है? तो बच्चों आप सभी को याद रखना है, जो कोहरा होता है वो द्रव में गैस। आप सभी को पता है कि जब ठंड होती है तो कोहरा आता है, और ठंड के मौसम में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, नमी का मतलब द्रव, और जब उस पर गैस के पार्टिकल छा जाते हैं देन कोहरा बन जाता है। ठीक है, तो ये द्रव में गैस इज द राइट आंसर। तो द्रव में गैस कोहरा है, कोहरा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अगला बच्चों, झाग जो है वो किस प्रकार का कोलाइड विलयन है? गैस में द्रव, द्रव में गैस। अगला है बच्चों, द्रव में द्रव या द्रव में ठोस। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है गैस में द्रव। अब आप कहोगे सर कैसे? तो बच्चों जब आप अगर कपड़े धोते हो तो अच्छी बात, अगर नहीं धोते तो भी कोई दिक्कत नहीं यार। जब भी हम कपड़े धोते हैं और जब झाग बनता है तो क्या होता है बच्चों? अब झाग बन रहा है, अब कपड़े आप यार पानी से ही धोओगे तो झाग बनते टाइम गैस निकलते हैं। अब कपड़े धो रहे हैं तो जो हमने साबुन ले रखा है उसमें से क्या निकलेगी बच्चों? गैस निकलेगी। और उसी गैस की वजह से बच्चों क्या होता है, जो वाटर है वो उसके संपर्क में आता है और गैस के कारण फूल जाता है। आप सभी ने देखा हो झाग में क्या होता है? बबल से बनते हैं। तो उसमें गैस है, गैस ने क्या किया? उस द्रव को फुला दिया, तो हम कह सकते हैं कि झाग बन चुका है। ठीक है बच्चों, तो गैस में द्रव ये कोलाइडी निकाय है, कोलाइडी विलयन है इस टाइप का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में जल विरोधी कोलाइड कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, स्टेनिक ऑक्साइड। तो ये तो सब यार जल द्रव स्नेही होते हैं। जल विरोधी जो कोलाइड है बच्चों स्टेनिक ऑक्साइड है। जितने भी धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं तो वो सभी के सभी बच्चों द्रव विरोधी कोलाइड्स होते हैं या जल विरोधी कोलाइड्स उनको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पर्पिल ऑफ कॉसियस है। तो पर्पिल ऑफ कॉसियस बच्चों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस रखे हैं, AS2 S3 सॉल, AU सॉल, सल्फर सॉल या FeOH का होल थ्राई सॉल। तो AU सॉल इज द राइट आंसर। पर्पिल ऑफ कॉसियस के नाम से जाना जाता है बच्चों AU सॉल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि आप सभी को मैं बता चुका हूँ बच्चों, क्या होती है? अपोहन होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ब्राउनियन गति का कारण क्या है? तो देखो परिक्षेपण माध्यम के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो कोलाइडी कणों पर क्या करते हैं? संघात करते हैं, उसको प्रेशर लगाते हैं, जिसके परिणामी दिशा में वो कोलाइडी कण गति करने लगता है। तो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का या कणों का कोलाइडी कणों पर संघात को जानते हो ना, अटैक, आक्रमण। अगला है बच्चों, यहाँ से बच्चों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से अति लघु इतना नहीं बनता बट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन जाता है। ठोस धातु की तुलना में धातु चूर्ण प्रभावी उत्प्रेरक क्यों है? इसका रीजन हमको बताना है। कोलाइड विलयन किसे कहते हैं ये हमको समझाना है बच्चों। पेप्टिकरण की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेप्टिकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाना है। वैद्युत कण संचरण को समझाइए। ठीक है, लघु उत्तरीय की बात करें बच्चों तो स्व उत्प्रेरण तथा प्रेरित उत्प्रेरण आप सभी को एग्जाम्पल सहित तैयार कर लेने हैं। उत्प्रेरक विष तथा उत्प्रेरक वर्धक में क्या अंतर है बच्चों? उदाहरण सहित हमको समझाना है। अधिशोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बच्चों, इसको भी तैयार कर लेना। निम्नलिखित को उदाहरण
द्वारा समझाइए ऋणात्मक उत्प्रेरण और स्कंदन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार ये। ब्राउनियन गति क्या है? कोलाइडी कणों का आकार और परिक्षेपण माध्यम की श्यानता इसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं? द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में कौन अधिक स्थायी है? दोनों का हमें एक एक उदाहरण देकर समझाना है। हार्डी-सुलजे का नियम यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डी-सुलजे नियम का उल्लेख कीजिए, जो कि आज मैं आप शाम को पढ़ाने वाला हूँ, और इस नियम को एक उदाहरण देकर समझाइए। रक्षण या रक्षीय कोलाइड किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। स्वर्ण संख्या से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं बनता और ना ही इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे के सारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से तैयारी कर लेना, आपको शायद ही कोई क्वेश्चन बच्चों इनसे आउट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो को बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जितने भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बच्चों हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं। आप स्मार्ट स्टडी क्लासेज आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। और अगर आपको ऑल नोट्स चाहिए, अगर आपके पास नहीं है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ये सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फी अभी हमने प्रेजेंट टाइम में केवल 449 कर रखी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हो, जो हमने व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।